हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम डोज पे। मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम हिस्ट्री की सीरीज़ पढ़ रहे थे और हिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे मौर्योत्तर काल को। तो आज हम देखेंगे कि मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण क्यों हुए, और विदेशी आक्रमणों में सबसे डिटेल में समझेंगे हम हिंद यूनानी आक्रमण को, और इसके बारे में सारे पॉइंट्स को हम इन बिंदुओं के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको हिंद यूनानी आक्रमण से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका बैकग्राउंड ही बता देता हूं कि यह आक्रमण क्यों हुए थे, और यह विदेशी आक्रमण होते हैं या फिर कोई भी आक्रमण होते हैं वह क्यों होते हैं। तो उसके पीछे के अगर कारण की मैं बात करूं, आक्रमणों के कारण की मैं बात करूं, तो सीधे सीधे से जो कारण होते हैं वह होता है एक राजनैतिक स्थिति, और दूसरा होता है दोस्तों सुरक्षा। तो राजनीतिक स्थिति में भी दो चीजें होती हैं। एक होता है आपका शासक, कि आपका शासक कैसा है, और दूसरी होती है फूट। ठीक है, अब आपको किस तरह से समझना है इसको समझो। राजनीतिक स्थिति, तो राजनीतिक स्थिति मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जिस प्रकार से हम जो है विदेशी आक्रमण देखते हैं मौर्य काल से पहले, मतलब जब मौर्य काल की स्थापना हुई थी उससे पहले भी हम देखते हैं विदेशी आक्रमण हुए थे, जिनमें कि ईरानी और यूनानी आक्रमण हमने देखे थे। उसके बाद जब मौर्य काल आ जाता है तो वहां एक से एक धुरंधर शासक आता है, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। तो जब यह इतने शक्तिशाली शासक आते हैं तो उस समय पर विदेशी आक्रमण जो थे वह रुक जाते हैं। ठीक है, आपने देखा था विदेशी आक्रमणों में जैसे सिकंदर ने भी भारत पर जो है आक्रमण किया था। तो एक तो होता है सबसे पहले शासक। तो शासक अगर मजबूत है तो जो है आपके ऊपर बाहरी से आक्रमण नहीं होगा। तो यही दो चीजें हमें देखने को मिली थी कब, मौर्य काल से पहले, कि मौर्य काल से पहले भी जो राजा थे वह छोटे छोटे राजा थे और वह एकजुट होकर नहीं रहते थे, आपस में ही लड़ते रहते थे। उसी का फायदा उठाकर ईरानी और यूनानी आक्रमण आपने देखे थे, और वह क्या है, भारत पर आक्रमण करके कब्जा कर लेते हैं। उसके बाद जब शक्तिशाली शासक आ जाते हैं, और जब आपने देखा था चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को भी भगा दिया था मार के, तो उसके बाद से जो विदेशी आक्रमणों का तांता जो है रुक जाता है। तो शासक मजबूत होगा तो विदेशी आक्रमण नहीं होंगे। तो पहली स्थिति होती है शासक, किसके लिए, आक्रमणों के लिए, और दूसरी होती है फूट मतलब क्या है, राजा जो एकजुट मिलकर जो लोग रहेंगे तो उन पर आसानी से कोई भी विदेशी आक्रमण नहीं होंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ हम देखेंगे जब चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी तो उस समय पर विदेशी आक्रमण रुक जाते हैं। लेकिन जब मौर्य वंश जो था अपने अंतिम दिनों में जब उसके शासक कमजोर हो जाते हैं तो बाहर के राजा दक्षिण प्रांत जैसे थे वह अपने आप को छोटे छोटे राजा स्वतंत्र कर देते हैं, और स्वतंत्र करने के बाद अपना साम्राज्य जो है वह चलाते हैं। तो आपस में ही या फिर आपस में युद्धरत हो जाते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, और इन्हीं स्थितियों का फायदा उठाकर फिर होंगे विदेशी आक्रमण। कब, जब मौर्य काल समाप्त होगा। तो एक कब हुए, मौर्य काल से पहले, और एक होंगे मौर्योत्तर काल में। तो मौर्योत्तर काल में यह फूट का फायदा उठाकर भी जो है विदेशी आक्रमण होते हैं। दूसरी बात करते हैं सुरक्षा की। तो सुरक्षा जो है यह एक बहुत बड़ा रोल प्रोवाइड करती है, किसमें, किसी भी आक्रमण या फिर किसी भी देश की स्थिति में। तो यहाँ हम सुरक्षा देखेंगे कि सुरक्षा, एक मैं बात करता हूँ चीन की और दूसरी मैं बात करता हूँ भारत की। तो यहाँ आपने देखा था जिस समय पर भारत में अशोक का राज था, तो अशोक ने क्या किया, बहुत सारे जो है क्षेत्र को भारत के को जीत लिया था। लेकिन कलिंग विजय के बाद उसने युद्ध की नीति को छोड़ दिया था और वह धर्म प्रचार में लग जाता है। तो जब वह धर्म प्रचार में लग जाता है तो ऐसे में क्या होता है कि वह अपनी भारत की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दे पाता और सिर्फ धर्म प्रचार में लगा रहता है। यहीं पर जो चीन था, चीन ने क्या किया था, चीन ने अपनी देश की सुरक्षा में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो आपने नाम सुना है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण जो है शुरू कर दिया था। ठीक है, तो चीन ने तो अपनी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना दी थी, लेकिन भारत ऐसा कोई भी इंतजाम नहीं कर पाया था। इसी के चलते क्या होता है, दूसरी शताब्दी और तीसरी शताब्दी में जब भारत में विदेशी आक्रमण होने लग जाते हैं, इसके पीछे का कारण यह था कि जो सीथियन जनजाति थी ना, एक जनजाति थी सीथियन, तो सीथियन जनजाति जो थी वह क्या कर जाती है, वह पलायन कर जाती है अफगानिस्तान की तरफ।
सीथियन जनजाति पलायन कर जाती है अफगानिस्तान की तरफ, और जब यह अफगानिस्तान की तरफ पलायन करती है तो इस अफगानिस्तान वाले इलाके में शक रहते थे, शक जनजाति के लोग रहते थे। ठीक है, तो यह शक जनजाति के लोग जब रहते थे, तो जब सीथियन जनजाति ने अफगानिस्तान की तरफ पलायन किया तो जो शक जनजाति थी इसको खदेड़ कर इस सीथियन जनजाति ने भगा दिया। जब इसको भगाएगी तो इस जाति के पास दो ऑप्शन होंगे, या तो वह चीन की तरफ चली जाए या वो भारत की तरफ आ जाए। ठीक है, अब क्योंकि चीन ने तो सुरक्षा इंतजाम कर दिए थे, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना दी थी, लेकिन भारत ऐसे कोई इंतजाम नहीं कर पाया था, तो इनके पास एक सुनहरा अवसर था कि यह भारत में प्रवेश कर जाएं। तो यह इन्हीं स्थितियों के चलते हुए शक जो है भारत में प्रवेश करते हैं और यहाँ पर भी जो है आक्रमण करते हैं। तो हिंद, यूनानी, शक, कुषाण, पहलव, अलग अलग आक्रमण पढ़ोगे, और यह जो है इसी की वजह से भारत में जो है इनके आक्रमण आपको देखने को मिलेंगे। तो आपने देखा आक्रमण क्यों होते हैं, इनके पीछे के कारण क्या क्या होते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो विदेशी आक्रमण जो हुए थे मौर्योत्तर काल में, उनका कालक्रम क्या रहा था और कौन कौन से जो है विदेशी आक्रमण सबसे पहले हुए थे। तो सबसे पहले जो विदेशी आक्रमण थे वह हुए थे हिंद यूनानी। ठीक है, हिंद यूनानी, इन्हीं को बोलते हैं हम इंडो ग्रीक। हिंद यूनानी का ही नाम है इंडो ग्रीक, या फिर मैं कहूं तो ग्रीक, या फिर इन्हीं का नाम था बैक्टीरियाई, और इन्हीं का नाम था यवन। तो यह सारे नामों से आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, इन्हीं के अलग अलग नाम हैं। जो भारत के महापुराण हैं, पुराणों में जो है यवन नाम से जाना जाता है हिंदी यूनानियों को। तो दूसरा आपको यहाँ से कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये हिंदू थे या यूनानी थे, क्योंकि नाम कैसा है हिंद यूनानी। तो आपको क्या हो रहा है, शक। तो क्या हो रहा है आपको, शक। अब शक कैसा हो रहा है कि विदेशी आक्रमणों में पहले कौन आया था, आपको क्या हो रहा है शक कि कौन पहले आया था। तो कौन पहले आया था मतलब पहले कौन आया था मतलब पहलव, और यह क्या था, कौन आया था मतलब कुषाण। तो यह चार जो है विदेशी आक्रमण आप देखोगे किसमें, हिंद मतलब मौर्योत्तर काल में। सबसे पहले जो आक्रमण हुए वो हिंद यूनानियों ने किए, फिर शक भारत में आए, फिर पहलव और फिर कुषाण। यहाँ से जो है इस क्रम को सजाने के लिए कई बार पूछ लिया जाता है कि विदेशी आक्रमणों के क्रम को सजाओ। यूपीएससी में भी यहाँ से सवाल पूछा गया है, तो इसको इजीली याद रखोगे। हिंद यूनानी शक हुआ आपको कि पहले कौन आया, तो हिंद यूनानी शक, पहलव और कुषाण। आज हम हिंद यूनानी आक्रमणकारी जो थे इनको बड़ी ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हम बात करते हैं हिंद यूनानियों की। ठीक है, तो हिंद यूनानी जो थे, आपको मैं एक और चीज बता दूं कि यूनानी और हिंद यूनानियों में अंतर क्या होता है। यूनानी और हिंद यूनानी में अंतर। तो यूनानी और हिंदी यूनानियों में मैं आपको डिफरेंस बताऊं तो यहाँ सीधी सी बात है, यह यूनानी जो थे यह प्योर यूनानी थे, और यह हिंदी यूनानी जो थे इनमें दोनों के कल्चर थे। इनमें कल्चर मिक्स था, किस किस का, हिंदुस्तानी कल्चर प्लस यूनानी कल्चर। तो अब यह प्योर कैसे थे कि जब हमने देखा था मौर्य काल से पहले, जब यूनानियों में या फिर यूनानी कहूँ या मगधुनिया में कहूँ, तो वहाँ से एक शासक आया था जिसका नाम था सिकंदर द ग्रेट। जब सिकंदर आया था भारत में 326 से 325 बीसी में, तो इसने क्या किया, भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत को जीत लिया था, और यह जो है जीते हुए प्रांतों पर जाते वक्त अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को छोड़कर चला जाता है। ठीक है, अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को छोड़कर चला जाता है। तो आप देखोगे कि सिकंदर आया था, यह यूनानी था। तो जब सिकंदर आया था तो तब तक यूनानी आक्रमण भारत में नहीं हुए थे, और यह लोग जो थे प्योर यूनानी संस्कृति को मानते थे और यह प्योर यूनानी थे। लेकिन जब सिकंदर अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को छोड़कर चला जाता है तो 305 बीसी में एक युद्ध होता है। 305 बीसी में एक युद्ध होता है, और इस समय तक क्या था, इस समय तक मौर्य वंश जो है अपनी स्थापना कर चुका होता है, और यहाँ मौर्य वंश का शासक होता है कौन, चंद्रगुप्त मौर्य।
तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, जो सेल्यूकस निकेटर था, सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर दिया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और कब पराजित किया था? 305 बीसी में। तो जब 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर दिया था, तो इनके बीच में एक संधि होती है और सेल्यूकस निकेटर को कुछ हाथी दान में देकर इसकी बेटी से विवाह कर लेता है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और इसको खदेड़ कर बाहर कर देता है। कहाँ? माफ कीजिएगा, अफगानिस्तान वाले इलाके में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले इलाके में। ठीक है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले इलाके में किसको भेज दिया जाता है? सेल्यूकस निकेटर को। क्योंकि अब इसकी पुत्री के साथ जो है विवाह हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य का। किसकी पुत्री के साथ? सेल्यूकस निकेटर की के साथ। तो इनके जो है संबंध आपस में स्थापित हो जाते हैं और लगभग 200 वर्षों तक यह संबंध, मतलब मधुर संबंध कहो, मधुर संबंध चले आते हैं, मधुर संबंध चले आते हैं। और इस बीच भारत पर विदेशी आक्रमण नहीं होते हैं। कब? लगभग 200 बीसी तक। लेकिन फिर क्या होगा, आपने देख लिया। तो इसमें क्या था? इस प्रॉपर सेल्यूकस निकेटर जो था, इनमें प्योर ये क्या थे? यूनानी थे। लेकिन अब जब इनमें मधुर संबंध बन जाता है तो इनके जो कल्चर थे अब भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित हो जाता है। तो अब व्यापारिक संबंध या फिर सारी चीज़ें जो है कल्चर दोनों के मिक्स हो जाते हैं। किसके? यूनानियों के प्लस हिंदुस्तानी कल्चर। तो यह दोनों जो कल्चर मिल जाते हैं यही जन्म देते हैं हिंद यूनानी शब्द को। मतलब उनमें दोनों के कल्चर थे, हिंदुस्तानी कल्चर और यूनानी कल्चर। तो यही जन्म देते हैं हिंदुस्तान या फिर हिंद यूनानी चीज़ों को। तो आपको समझ में आ गया होगा यूनानी और हिंद यूनानियों में क्या अंतर है। अब जब चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शासक नहीं रहते हैं और भारत की स्थिति फिर से क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। तो अब ये लोग क्या करेंगे? हिंद यूनानी फिर से क्या कर देंगे? आक्रमण करने की सोचेंगे। क्योंकि अब यहाँ भारत में क्या है? स्थिति का फायदा उठाएंगे और भारत की इस स्थिति का या कमजोर शासकों की स्थिति का फायदा उठाकर यह भारत पर आक्रमण कर देंगे। और यह भारत का दुर्भाग्य होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, इन जैसा कोई यहाँ शासक नहीं होगा। तो अब हिंदी यूनानियों में आक्रमण हो जाता है। अब मैं बता देता हूँ आपको, हिंदी यूनानियों की 2 शाखाएं थी। हिंदी यूनानियों की 2 शाखाएं थी। एक थी डेमेट्रियस शाखा, एक थी डेमेट्रियस शाखा और दूसरी थी यूक्रेटाइड शाखा। एक थी डेमेट्रियस शाखा और दूसरी थी यूक्रेटाइड शाखा, यूक्रेटाइड्स शाखा। जो डेमेट्रियस शाखा और यूक्रेटाइड जो शाखा थी, डेमेट्रियस शाखा में हम पढ़ेंगे सबसे पहले डेमेट्रियस को और दूसरा इसका शक्तिशाली शासक जो होगा वह होगा मिलिंद या फिर मिनांडर। और यहां मैं बात करूं यूक्रेटाइड शाखा में, यहां भी हम 2 को पढ़ेंगे, एक यूक्रेटाइड्स को और दूसरा हम पढ़ेंगे एंटियालकीड्स को। तो इन दोनों को हम पढ़ेंगे। इन्हीं की जो है डेमेट्रियस और मिलिंद की, और डेमेट्रियस को ही दमित्र के नाम से जाना जाता है, दमित्र। तो इनका जो इंपॉर्टेंट रोल है भारतीय इतिहास में क्या है, इनको हम पढ़ेंगे बारी बारी से। अब मैं आपको यहाँ एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, यह एक डेमेट्रियस शाखा, यह भी कहाँ थी? अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले इलाके में थी या फिर ग्रीक या जो बैक्टीरिया में थी। और यहाँ एक जो है इसके पैरेलल में राज कर रहा होता है कौन? यूक्रेटाइड। तो यह दोनों शाखाएं एक ही समय पर समांतर शासन कर रही होती हैं। कहाँ पर? ग्रीक में या फिर बैक्टीरिया में। तो अब ये डेमेट्रियस क्या होगा? दमित्र जो था, दमित्र ने क्या किया? शांति संबंध तो भारत के साथ खत्म हो गए थे, तो दमित्र ने भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत पर आक्रमण कर दिया। तो भारत का जो पश्चिम भाग था, पश्चिम भाग पर आक्रमण कर देता है ये, और पश्चिम भाग पर आक्रमण करके पंजाब और सिंध वाले इलाके को जीत लेता है। पंजाब और सिंध वाले इलाके को जीत लेता है कौन? दमित्र या फिर डेमेट्रियस। जब यह पंजाब और सिंध वाले इलाके को जीत लेता है तो क्योंकि यह इलाका जो था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमा प्रांत के पास था, यह जो था पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ था, तो यह अपनी राजधानी जो है इस जीते हुए प्रदेश की और साथ में अपने भूभाग की राजधानी यह बनाता है साकल को। साकल में अपनी राजधानी बनाता है और इसी साकल का आधुनिक नाम सियालकोट है। जो आजकल आप सियालकोट सुनते हो, यही क्या था? साकल था।
तो यह अपनी राजधानी जो है सियालकोट में बना लेता है। तो चूंकि डेमेट्रियस ने गड्ढा खोद दिया किसके लिए, भारत के लिए, और भारत के पश्चिमोत्तर भाग पर क्या कर दिया, हमला कर दिया और अपनी राजधानी सियालकोट में बना दिया। इसी गड्ढे में गिरा कौन देता है इसको, यूक्रेटाइड्स। तो यूक्रेटाइड और ये आपस में, इनमें भी तो फूट होगी, यह भी तो आपस में साम्राज्य विस्तार की सोचेंगे। तो अब इसने तो गड्ढा खोद दिया भारत के लिए, उसके हिस्से पर कब्जा कर लिया। अब यूक्रेटाइड क्या करेगा, यूक्रेटाइड ने हमला कर दिया था किसके ऊपर, डेमेट्रियस के ऊपर, और यहाँ पर जो बैक्टीरिया वाला इलाका जो था, बैक्टीरिया वाले इलाके पर कब्जा कर लेता है कौन, यह यूक्रेटाइड्स। तो बैक्टीरिया वाले इलाके पर ये जो कर लेता है कब्जा कौन, यूक्रेटाइड्स। तो यहाँ आपने दोनों की एक ही चीज़ देखी, डेमेट्रियस की और यूक्रेटाइड की, कि इन्होंने किस तरह से भारत की राजधानी कुछ हिस्से जीते और सियालकोट में अपनी राजधानी बनाई, लेकिन यूक्रेटाइड ने इसकी जो राजधानी थी बैक्टीरिया, उसको ही जीत लिया और उसको अपने आप में मिला लिया। तो इन दो शाखाओं में आपने डेमेट्रियस को और यूक्रेटाइड को हमने पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, वह है, अब बचता कौन है, एंटियाकीड्स, एंटियालकीड्स, और इधर बचेगा मिलिंद, इधर बचेगा मिलिंद। तो इनको अब हम देखेंगे कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस रही भारतीय इतिहास में। तो मैं आपको बता दूं, तब डेमेट्रियस शाखा के ऊपर कब्जा कर लेता कौन, अपना यूक्रेटाइड्स। अब यहाँ मैं बात करूँ यूक्रेटाइड में एंटियालकीड्स की, तो एंटियालकीड जो था यह भारत में हिंदू धर्म से प्रभावित हो जाता है। जो एंटियालकीड्स था यह हिंदू धर्म से प्रभावित होता है, हिंदू धर्म से प्रभावित होता है, और यह क्या करता है, शुंग वंश का राज चल रहा होता है भारत में, शुंग वंश का शासन चल रहा होता है भारत में। आपको यहाँ समझना एक चीज़ ज़रूरी है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आप जो है यहाँ अपना माइंड सेट ये लेके चलें जिस प्रकार से मौर्य काल में, मौर्य काल अपनी समाप्ति की ओर था, क्योंकि जब मौर्य काल अपनी समाप्ति की ओर था उसके शासक कमजोर होते हैं, तो भारत के जो सुदूरवर्ती इलाके थे उनके राजा आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं और आपस में फूट में पड़ जाते हैं। तो इसी समय पे हमने देखा था कि कुछ, जब मौर्य उत्तर काल मतलब मौर्य काल अपनी समाप्ति पे था, तो कुछ हिंदू जो थे, क्योंकि जब अपना अशोक जो था, अशोक बौद्ध धर्म को इतना प्रचार प्रसार कर देता है जिससे कि हिंदू धर्म नीचे आ जाता है। उसी हिंदू धर्म का उत्थान करने के लिए कुछ ब्राह्मण वंशों की स्थापना हुई थी, जिसमें कि हम शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, ये सारे जो वंश हमने पढ़े थे। तो यहाँ भारत में शुंग वंश का शासन चल रहा होता है, और वहाँ पर किसका शासन चल रहा होता है, यूनान में या फिर हिंदी यूनान में, बैक्टीरिया में, वह चल रहा होता है एंटियालकीड्स का। तो एंटियालकीड्स क्या करता है, हिंदू धर्म से प्रभावित हो जाता है, और शुंग वंश के शासक थे भागवत। तो शुंग वंश के शासक थे भागवत। तो भागवत के दरबार में कौन, एंटियालकीड्स अपने एक राजदूत को भेजता है, अपने राजदूत को भेजता है, और इन राजदूत का नाम होता है क्या, हेलियोडोरस, हेलियोडोरस। तो हेलियोडोरस को दरबार में भेजता है भागवत के में, और यह भी हिंदू धर्म से प्रभावित हो जाता है। तो एमपी में एक जगह पड़ती है, एमपी में एक जगह पड़ती है बेसनगर। तो एमपी में एक जगह पड़ती है बेसनगर, और यहीं पर है एक विष्णु मंदिर। तो विष्णु मंदिर के बाहर यह जो है हेलियोडोरस एक स्तंभ का निर्माण कराता है, और इस स्तंभ का नाम होता है गरुड़ स्तंभ, गरुड़ स्तंभ। तो यह भारत के इतिहास के लिए एंटियालकीड्स जो था इसलिए जो है प्रसिद्ध हो जाता है कि इसने क्या किया था, हिंदू धर्म से प्रभावित हो जाता है, और एमपी में बेसनगर में जो विष्णु मंदिर था उसके बाहर गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराता है। इसी गरुड़ स्तंभ पर लिखा हुआ है कि ऐसे ऐसे हमारे महाराज एंटियालकीड्स जो है उन्होंने मुझे हेलियोडोरस को भागवत के दरबार में भेजा, और हम हिंदू धर्म से प्रभावित होकर इस गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराते हैं। तो इस गरुड़ स्तंभ पर यह लिखा हुआ है, जिससे यह पता चलता है कि यह एंटियालकीड्स था वह हिंदू धर्म से प्रभावित हो गया था। चूंकि अब यह हिंदू धर्म से प्रभावित हो गया था, तो इसको क्या है, इसको भी हिंदू धर्म से ही माफ़ कीजिएगा, यह जो है भारत में बौद्ध धर्म से प्रभावित हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। तो आपको यहाँ कंफ्यूजन नहीं रहना, दोनों शाखाओं में से एक शाखा जो है बौद्ध धर्म की तरफ चली जाती है, और एंटियालकीड्स जो है हिंदू धर्म की तरफ चला जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे मिलिंद को। यहाँ तक का इम्पोर्टेंट यही था। अब मैं आपको बताता हूँ मिलिंद के बारे में कि मिलिंद जो था यह कौन था, और इसका जो है भारतीय इतिहास में क्या महत्वपूर्ण रोल जो है यह प्ले करता है। अब हम बात करेंगे मिलिंद की। तो मिलिंद जो था इसी का नाम होता है मिनांडर, मिलिंद कहें या फिर कहूँ मैं मिनांडर। तो मिलिंद जो था
यह भी क्या है, यह दोनों मैंने आपको बताया था दो शाखाएं थी किसकी, हिंदी यूनानी की, एक थी यूक्रेटाइड शाखा और दूसरी थी डेमेट्रिया शाखा। तो यह दोनों आपस में क्या थी, यह दोनों आपस में समकालीन थी। और भारत में उस समय कौन था, शुंग वंश का स्थापना चल रही थी, मतलब शुंग वंश का शासन चल रहा था। तो शुंग वंश और हिंदी यूनानी यह आपस में समकालीन थे, मतलब एक ही काल में इनकी बात करते हैं। तो मिनांडर के बारे में बताया जाता है कि मिनांडर को किसने पराजित किया था, शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश के जो शासक हैं पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश के शासक हैं पुष्यमित्र शुंग, इन्होंने पराजित किया था किसको, मिनांडर को। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मिनांडर को किसने पराजित किया था, तो मिनांडर को शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग जो है इन्होंने पराजित किया था। अब मैं मिलिंद के बारे में बताऊं तो इनके बारे में कहा जाता है कि यह बहुत ही क्रूर शासक था, यह बहुत ही क्रूर शासक था। ऐसा कौन कहता है, ऐसा कहते हैं भारतीय इतिहासकार। निर्दयी और क्रूर शासक था, यह बताते हैं भारतीय इतिहासकार। लेकिन यहीं पर मैं विदेशी इतिहासकारों की बात करूं तो स्ट्रैबो और प्लूटार्क ये हैं विदेशी इतिहासकार, ये दोनों विदेशी इतिहासकार हैं। और यह बताते हैं इसको किसको, मिलिंद को एशिया का संरक्षक। तो आपको यहाँ से पूछ लिया जाएगा कि एशिया का संरक्षक किस स्ट्रैबो और प्लूटार्क ने किसको कहा है, तो वो मिलिंद को ही कहा है। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो भारतीय इतिहासकार तो इसको क्रूर बताते हैं मिनांडर को, लेकिन जो विदेशी इतिहासकार हैं यह एशिया का संरक्षक मिलिंद को बताते हैं। अगर नेक्स्ट में मिलिंद की बात करूँ तो मिलिंद को किसने हराया था, शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग ने इसको हराया था। अब मैं बात करूं, मिलिंद की एक बार मुलाकात हो जाती है किससे, नागसेन से। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, मिलिंद की मुलाकात नागसेन से हो जाती है। आप पूछोगे नागसेन कौन था, तो नागसेन था एक बौद्ध भिक्षु। तो बौद्ध भिक्षु नागसेन से मिलिंद की मुलाकात हो जाती है। और मिलिंद जो है क्या करता है, कुछ क्वेश्चन पूछता है मिलिंद या फिर मिनांडर। मिलिंद कुछ प्रश्न पूछता है किससे, नागसेन से, प्रश्न पूछता है नागसेन से। और नागसेन जो है, अब क्या प्रश्न पूछेगा नागसेन से, यह प्रश्न पूछेगा बौद्ध धर्म से संबंधित। तो बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न पूछेगा कौन, मिलिंद, किससे, नागसेन से। तो मिलिंद इनके जवाब जो है बहुत ही तर्क संगति से देता है और इसको एकदम इतने सटीक जवाब देता है कि यह प्रभावित हो जाता है मिलिंद किससे, बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से प्रभावित हो जाता है और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है। बौद्ध धर्म से प्रभावित हो जाता है और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है। तो आपको इस जो विषय है, पूरे नागसेन का जो वर्णन था या फिर जो इसके प्रश्न है, इसकी जो जानकारी मिलती है वह मिलती है, एक पुस्तक है जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। पुस्तक मिलिंद पन्हो मतलब मिलिंद के प्रश्न, इसका मतलब है मिलिंद के प्रश्न। तो मिलिंद पन्हो में इस विवरण के बारे में जानकारी मिलती है किस प्रकार से नागसेन से कौन, मिलिंद जो है प्रभावित हो जाता है और यह कर लेता है बौद्ध धर्म को स्वीकार। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको चीजें समझ में आई होगी। नेक्स्ट में बात करूं तो जब भी कोई विदेशी आक्रमण होते हैं तो वह अपनी संस्कृति को लेके आते हैं और हमारी संस्कृति को जो है लेकर वह चले जाते हैं। तो आपस में संस्कृति का आदान प्रदान जो है हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे हिंद यूनानी आक्रमण थे, इनसे भारत पर क्या प्रभाव पड़े। भारत पर प्रभाव, तो कुछ प्रभावों के बारे में हम बात करेंगे, भावों पर प्रकार। तो सबसे पहले जो होता है वह होता है कल्चर और कला, कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर का आदान प्रदान होता है। तो यही जो हिंद यूनानी थे इनकी देन थी क्या, हिंद यूनानी जो थे इनकी जो आर्ट होती है या कला होती है उसको बोलते हैं हेलेनिस्टिक आर्ट, हेलेनिस्टिक आर्ट। तो हेलेनिस्टिक आर्ट जो थी वो हिंद यूनानियों की थी और भारत की जो थी वो भारतीय कला थी, भारतीय कला थी। जब इन दोनों कलाओं का आपस में मिश्रण हुआ तो नई कला जो विकसित होती है वह होती है गांधार कला। तो गांधार कला जो थी वह हिंद यूनानी आक्रमण की ही देन थी। तो हिंद यूनानियों की हेलेनिस्टिक आर्ट और भारतीयों की भारतीय कला दोनों मिलकर गांधार कला को विकसित करती हैं।
तो आपने देखा सबसे पहले आर्ट और कला में, तो गांधार कला का जो उदय है वह हिंद यूनानी आक्रमण से ही हुआ था। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ दूसरा, वह है आहत मुद्राएं। आहत मुद्राएं मतलब पंच्ड कॉइन्स। तो आहत मुद्राएं क्या होती हैं? तो आहत मुद्राएं होती हैं जब कोई भी मुद्रा होती है, सिक्के होते हैं, उन पर क्या करते थे ये हिंदी यूनानी, अपने राजा का जो चित्र है वह उकेर देते थे या फिर उसका ठप्पा मार दिया जाता था। तो यह आहत मुद्राओं का प्रचलन जो है सबसे पहले किसको जाता है? हिंदी यूनानियों को ही जाता है। हिंदी यूनानियों ने ही आहत मुद्राएं चलाई थी। साथ ही आप देखते होंगे कि जो मुद्रा है उस पर तिथि लिखी रहती है, सन लिखी रहती है, मतलब काल लिखा रहता है आजकल कि ये सिक्का जो है 2006 का है, 2011 का है। इसी प्रकार से जो हिंदी यूनानी थे उनको इस चीज़ में क्या था, सबसे पहले उन्होंने यही शुरू किया था, आहत मुद्राएं जिस पर कि राजा की फोटो होती थी और साथ में किस काल में वह बना है उस सिक्के को भी उस पर उकेरा जाता था। और यह जो देन थी क्या, सिक्के पे काल निर्धारण की, इसने इतिहास को इतना सरल बना दिया जिससे कि क्या है, वह काल निर्धारण में आसानी होती है। तो यह भी देन थी हिंदी यूनानियों की। तो मतलब सबसे पहले गांधार कला, दूसरे में आहत मुद्राएं। साथ में मुद्राओं में ही मैं बात करूं तो सबसे पहले मुद्राओं में सोने के सिक्के जो हैं हिंदी यूनानियों ने ही चलाए थे। सोने के सिक्के जो हैं हिंदी यूनानियों ने ही चलाए थे। ये जो आहत मुद्राएं, ये बहुत सारी मुद्राएं जो हैं गुजरात के भड़ौच बंदरगाह से मिली हैं। गुजरात के भड़ौच बंदरगाह, वहाँ से बहुत सारी मुद्राएं प्राप्त की गई हैं जिस पर कि मिलिंद मिनांडर की फोटो है और डेट जो है उस पर लिखी हुई थी। तो मुद्राओं में आहत मुद्राएं, साथ में ही सोने के सिक्के जो है सबसे पहले चलाए थे किसने? हिंदी यूनानियों ने। तो यहाँ से आपको मैंने कई प्रश्न इस प्रकार के बता दिए हैं कि किसने कौन से सिक्के जो है सबसे पहले चलाए थे। तो यहाँ से आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसको मैं बता दूँ आपको। सबसे पहले सोने के सिक्के हिंदी यूनानियों ने चलाए थे। दूसरा प्रश्न अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, तो सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के हिंदी यूनानियों ने। सर्वाधिक शुद्ध सिक्के कुषाण काल में चलाए गए थे कुषाणों द्वारा। सर्वाधिक सोने के सिक्के मतलब सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, शुद्ध शब्द लगा हुआ है, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों द्वारा। लेकिन सर्वाधिक मात्रा में, क्वांटिटी में मैं बात करूं तो सर्वाधिक मात्रा में जो सोने के सिक्के वो चलाए गए थे, वह चलाए गए थे गुप्त काल में। और मैं यहीं शीशे के सिक्कों की बात करूं तो जो शीशे के सिक्के थे वह सबसे पहले चलाए थे सातवाहन काल में। तो आपको यहाँ याद रखना है, सोने के सिक्के सर्वाधिक शुद्ध कुषाणों द्वारा, सबसे पहले हिंदी यूनानियों द्वारा, सर्वाधिक मात्रा में गुप्त काल में, और शीशे के सिक्के सातवाहनों ने चलाए थे। तो आपने यहाँ पे आहत मुद्राएं देख ली। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रभाव की। तो नेक्स्ट प्रभाव जो था वह था पर्दा गिराने की प्रथा। पर्दा गिराने की प्रथा। तो आप देखते होंगे भारत में जो नाटक होते हैं तो उनमें पर्दा गिराना और पर्दा उठाना, मतलब नाटक के शुरू होने से पहले ही पर्दा लगा रहता है और उस पर्दे को फिर ऐसे करके खोला जाता है। तो यह जो पर्दा गिराने और उठाने की प्रथा जो थी वह हिंद यूनानियों की देन थी। और यह प्रथा जो है हिंद यूनानियों आक्रमण से ही भारत को मिली थी। तो नाटकों में पर्दा गिराने और उठाने की प्रथा भी इन्हीं की देन थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको हिंद यूनानी आक्रमण के प्रभाव क्यों हुए, कैसे हुए, क्या क्या कारण थे, यह सारी चीज़ें आपको बिल्कुल एकदम समझ में आ गई होंगी। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे शक, पहलव और कुषाण आक्रमण। थैंक यू फॉर वॉचिंग।